यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर PT365 मैगजीन जो अगली आई हुई है, तीसरी, ठीक है, तीसरी मैगजीन यहाँ पर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। पहले आई थी जो इन्वायरमेंट या जो पर्यावरण है, ठीक है। दूसरी आपकी है यहाँ पर इकोनॉमिक की, जो मैंने आपकी इन्वायरमेंट की पूरी करा दी है, ठीक है। इकोनॉमिक की जो है वो मैंने करीब 5 से 6 पार्ट इसके करा दी है, वो भी 2 दिन में खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, ठीक है। उन दोनों के एमसीक्यूज मैंने करा दिए, यहाँ पर इसके भी एमसीक्यूज यहाँ पर मैं कल लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अभी डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, राइट। टॉपिक इसके देखेंगे, टॉपिक क्या क्या है। देखिए यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, जो प्रौद्योगिकी, ठीक है, जीन प्रौद्योगिकी, जीन एडिटिंग, जीएम फसल, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, संबंधित यहाँ पर सुर्खियाँ जो है न्यूज़ में वो, और जीन जंपिंग जीन, सुकर जीन, पेंजीनोम है ना, ये सब यहाँ पर टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। अभी मैं पे कवर करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से अभी स्टार्ट कर दूँ। टॉपिक नंबर 2 है, इसको भी, ठीक है। टॉपिक 2 यहाँ पर जितना कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पर 2 और 3 को एक साथ कवर करेंगे, ऐसे करके, राइट। आते हैं यहाँ से टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जीव प्रौद्योगिकी में जीन प्रौद्योगिकी से। यहाँ पर है पहला जीन और संबंधित यहाँ पर इसकी अवधारणा है, राइट। पहला जीन ये क्या है, ये यहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए की मूल इकाई है, जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में समस्त अनुवांशिक सूचनाओं को कूटबद्ध करती है। मानव कोशिकाओं में डीएनए के साथ यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी आरएनए भी पाया जाता है। अगला बात यहाँ पर जो डीएनए है इसकी त्रिकुंडली संरचना की खोज के लिए यहाँ पर इसका श्रेय प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन को हाल ही में निधन हो गया था, इस वजह से काफ़ी और ज़्यादा न्यूज़ में बढ़ गई है, ठीक है। और जीनोम में ये किसी कोशिका के में मौजूद जो डीएनए निर्देश है उसका संपूर्ण समूह होता है। गुणसूत्र ये डीएनए से बनी धागे जैसी एक क्या होती है, संरचना होती है, राइट। युग्मक क्या होते हैं इसमें, ये यहाँ पर परिपक्व प्रजनन या लैंगिक कोशिका होती है, जिसमें यहाँ पर गुणसूत्रों की अगुणित, ठीक है, संख्या होती है। अर्थात कुल अनुवांशिक सामग्री का 50% या असमान गुणसूत्रों का केवल एक समूह, जो यहाँ पर किसी अन्य अगुणित प्रजनन कोशिका से मिलकर एक द्विगुणित युग्मज जाइगोट बना सकती है। तो ये बात यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट है पूरी। आपको यहाँ से डीएनए के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे स्टैटिक है ना, तो बस ये सिर्फ यहाँ पर नया है क्योंकि यहाँ पर इनकी भी डेथ हुई थी, इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा न्यूज़ में पड़ गया है। तो यहाँ से इसकी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। आगे आते हैं जीनोम अनुक्रमण के सब जो प्रमुख अनुप्रयोग हैं क्या क्या हो सकते हैं। इनके यहाँ पर पूर्वानुमानवत जो निदान और यहाँ पर व्यक्तिक यहाँ पर जो स्वास्थ्य देखभाल है, ठीक है, पितृत्व परीक्षण, जैविक संबंध यहाँ पर जो है पुष्टि करना, और अधिक उपज को लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु सहनशीलता के गुणों को पहचान करना। तो ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जीनोम अनुक्रमण के यहाँ पर मुख्य अनुप्रयोग क्या क्या है, तो ये तीनों होंगे। और ये भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन 2-3 टाइप से बनेगा इसका, है ना। मैं आपको क्वेश्चन जब एमसीक्यूज कराऊंगा तो और भी क्वेश्चन करूंगा, करीब 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनाता हूँ। जैसे कि डीएनए के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। डीएनए जो होता है ये किसी विशेष के डीएनए में रज्जु जो होते हैं स्ट्रैंड जो होते हैं, इसमें आधार युग्मक के सटीक क्रम को निर्धारित करता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, ये कोशिका में मौजूद डीएनए में जो निर्देशों को संपूर्ण समूह होता है, जीनोम, उसे जीनोम कहते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरी बोलेगा ये मानव कोशिका में डीएनए के साथ साथ नहीं, ये बोलेगा ये मानव कोशिका में सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो आरएनए है उसमें यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि यहाँ पर दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग यहाँ पर है, इसमें CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग यहाँ पर करके कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटिंग भेड़ तैयार की है, ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य क्या हो सकते हैं इसके, ये एक यहाँ पर मायोस्टेटिन जीन को एडिट किया गया था, जिसमें यहाँ पर मांसपेशियों की वृद्धि 30% की बढ़ोतरी हुई थी। ये गुण यूरोपीय नस्ल की भेड़ जो होती हैं उसमें टेक्सटाइल में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय नस्ल भेड़ों में ही नहीं पाया जाता है। तो ये बात याद रखनी है। इस प्रक्रिया में किसी बाहरी डीएनए का प्रवेश नहीं कराया जाता है। इस तरह यहाँ पर कोई ट्रांसजेनिक जानवर नहीं होगा। जीन एडिटिंग के बारे में, जीन एडिटिंग एक यहाँ पर ऐसी तकनीक है जो डीएनए अनुक्रम को यहाँ पर एक या अधिक स्थान पर बदल सकती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर किसी एक क्षारक बेस को हटाना और बदलना या एक नया जीन डालना इसमें शामिल हो सकता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जीन एडिटिंग के कुछ प्रकार हो सकते हैं। क्या प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर
सोमैटिक जीनोम एडिटिंग ये उन कोशिकाओं में बदलाव करता है जो युग्मक, गैमेट्स या शुक्राणु अंडाणु नहीं बनाती, जो इसलिए यहाँ पर ये आगामी पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। सेकेंड बात है जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग। ये जनन कोशिकाओं या भ्रूण में आनुवंशिक परिवर्तन करता है, इसके प्रभाव में आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकते हैं, है ना, ये भी बात हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, जीन एडिटिंग के लिए कुछ तकनीकें प्रयोग की गई थी। क्या क्या यहाँ पर, पहला तो है जेडेफेन, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, जिंक फिंगर प्रोटीन विसिल डीएनए अनुकरण को ये बांधता है, जिससे क्या होता है ये इसके क्या है, इसको काटेगा, डीएनए को यहाँ पर काटता है। ठीक है। अगली बात है TALENS। ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइफ जो इफेक्टर है, इसमें न्यूक्लियस टेल प्रोटीन विसिल डीएनए अनुक्रम को बांधेगा। ठीक है। ये वैसे कोई पूछेगा नहीं, आपसे इसको हटाते हैं। अगर पूछेगा तो मैं आपको MCQs में कवर करूंगा ये बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना जो क्वेश्चन शायद बनने की उम्मीद नहीं है, इससे बनेगा तो मैं आपको MCQs में कराऊंगा। ठीक है, इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं क्रिस्पर वाले को। ये 2 पॉइंट हटाते हैं। क्रिस्पर Cas9 ये क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स 9 Cas9 इसका फुल फॉर्म है ना। ये यहाँ पर क्या, विसिल डीएनए के अंशों को काटने के लिए RNA Cas9 को गाइड करता है। ठीक है। होमिंग इंडोन्यूक्लियस जो होता है, ये मेगा न्यूक्लियस के प्राकृतिक एंजाइम होते हैं जो डीएनए के लंबे हिस्से को खोजकर उन्हें काट सकते हैं। ठीक है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर जीन एडिटिंग कैसे काम करता है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये गुणसूत्र है और यहाँ पर गाइड अणु जो होता है ये, और डीएनए में काटने वाला एंजाइम जो है ये काटा गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या गया कि यहाँ पर इसमें स्वास्थ्य डीएनए एक्सटेंड कर दिया गया इसमें, देखो ये। तो ये बात देखना कैसे कैसे करते हैं इसमें। ठीक है। आगे आते हैं, जीनोम एडिटिंग के यहाँ पर कुछ उपयोग हैं, जैसे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में, आनुवंशिक रोगों के उपचार में, कैंसर थेरेपी में। बोलेगा जीनोम जो जीन एडिटिंग है इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा पर क्या उपयोग हो सकते हैं, कैंसर थेरेपी में, और जो आनुवंशिक रोग हैं उसमें भी हो सकता है। फसल सुधार में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि फसलों के पोषक तत्वों को हिस्सा को बढ़ाने के लेकर के। ठीक है। और सूखी किस्में फसल उनको सही करने के लिए। औद्योगिक और पर्यावरण में कैसे प्रयोग कर सकते हैं इनको कर सकते हैं तेल रिसाव और भारी धातुओं के साफ करने के लेकर इनके रोगाणुओं के संपादन के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर जीन एडिटिंग के उपयोग के बारे में याद रखना है। आगे आते हैं, बिरसा 101 ये क्या है, भारत ने सिकिल सेल बीमारी के उपचार के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है। CSIR और यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच यहाँ पर एक समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य यहाँ पर जो ENFN Cas9 है, इसको आनुवंशिक रोगों के लिए किफायती और बड़े पैमाने पर इसके उपयोग को लेकर के उपचार में बदलना। ठीक है। ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है और हीमोग्लोबिन पर प्रभाव डालता है, ये बात पढ़ना है आपको। सिकल सेल रोग होता है क्या, सिकल सेल यहाँ पर जो डिसीज है ये परिभाषा इसकी, ये हीमोग्लोबिन के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक यहाँ पर आनुवंशिक रक्त विकार होगा। ठीक है। तंत्र क्या है, इसमें यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं हंसिया या सिकल के आकार की हो जाती हैं, जो रक्त वाहिनियों के अवरुद्ध कर देती हैं और यहाँ पर ऊतकों को ऑक्सीजन आपूर्ति में कम हो जाती है ना। ये हो जाएगा। प्रभाव क्या होगा, इससे यहाँ पर एनीमिया होता है और फेफड़ों में हृदय, गुर्दे, आंखों और हड्डियों में मस्तिष्क को हानि पहुंचा सकता है। भारत की स्थिति क्या होगी, भारत में वैश्विक SCD मतलब यहाँ पर सिकल सेल जो रोग है डिसीज है, इसमें जन्म होते हैं उनका लगभग 14.5% 2023 में हुआ था। ये रोग मुख्यतः जनजातीय समुदाय में अधिक पाया जाता है ना, जनजातीय समुदाय में अधिक होगा ये। लक्ष्य क्या होगा, भारत का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करना है। दोनों पॉइंट लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तीसरी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरे इंपॉर्टेंट है एक तरह से। और ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या प्रभाव करेगा ना हमारे शरीर में, और यहाँ पर की स्थिति क्या होती है और लक्ष्य इसका क्या होगा। आगे यहाँ पर है ग्लूकास9। ये क्या है, ग्लूकास9 कोलकाता स्थित यहाँ पर बोस संस्थान जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। ठीक है। इसके वैज्ञानिकों ने ग्लूकास9 विकसित किया है। ये क्रिस्पर प्रोटीन है जो यहाँ पर जीन एडिटिंग करते समय चमकता है। ये प्रकाश उत्सर्जन करता है क्योंकि यहाँ पर इसे गहरे समुद्री झींगा से प्राप्त नैनो लूसीफेरोज खंडों में जोड़ा जाता है। जब Cas9 प्रोटीन सही ढंग से फोल्ड होता है तो ये पुनः खंड में विकसित होकर एकत्रित होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। आगे एपिजीनोम एडिटिंग। ये क्या है, ये DNA अनुक्रम को बदले बिना एपिजीनोम में संशोधन करने के लिए जीन
अभिव्यक्ति को नियंत्रित करेगा। ठीक है, एपिजीनोम जो है ये उन रासायनिक यौगिकों से मिलकर बनता है जो जीन की अभिव्यक्ति को संशोधित करते या चिन्हित करते हैं। राइट, और बस इतने यहाँ से पढ़ना है इसमें। ठीक है, एपिजोन के बारे में ही पढ़ना है इतना। आगे आते हैं जीएम फसल। जीएम क्रॉप क्या है? जीएम फसल है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। नीति आयोग ने यहाँ पर, अच्छा ये तो न्यूज़ है। जीएम फसल के बारे में देखते हैं। जीएम फसलें आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें होती हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीएम फसलें ऐसे पादप होती हैं जो जिनके यहाँ पर डीएनए को वांछित गुण का समावेशन करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके बदला जा सकता है। यह बदला क्या होता है? पहली बात यह ट्रांसजेनिक यहाँ पर जो होते हैं इन पर आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों की एक पद्धति होती है। इसके तहत किसी फसल किसी अन्य प्रजाति का एक या एक अधिकार डीएनए के जो अनुक्रम करती में उससे प्रवेश कराया जाता है। उदाहरण के लिए बीटी कपास एक बैक्टीरिया के प्राप्त जीव से प्रवेश करा जाता है इसका। भारत में जीएम फसलों की अनुमति किसकी किसकी है देखते हैं। यहां पर किसकी किसकी अनुमति है? भारत में बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसकी खेती को मंजूरी दी गई है। ठीक है, बीटी बैगन 2009 में जीईएसी ने बीटी बैगन को वाणिज्यिक खेती के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी थी। 2022 में केंद्र सरकार ने यहाँ पर शाकनाशी सहिष्णु जीएम सरसों DMH11 को कुछ शर्तों के साथ परीक्षण की अनुमति दी थी। हालांकि इस मंजूरी को वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी है, और उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में जीएम फसलों को एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर सुझाव दिया है, याद रखना है। आगे देखते हैं साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस, इसके बारे में LTN1, LTN2, LTN3 साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस। ये डीएनए अनुक्रम टेम्पलेट्स के बिना साइड डायरेक्ट उत्परिवर्तन करते हैं। दूसरा LTN2 ये क्या करते हैं? डीएनए अनुक्रम में टेम्पलेट्स के उपयोग को साइड डायरेक्टेड में उत्परिवर्तन करते हैं। LTN3 डीएनए अनुक्रम में टेम्पलेट का उपयोग करके जीन और बड़े डीएनए अनुक्रम का साइट निर्देशित समावेशन करते हैं। तो एक बार LTN फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में देख सकते हो क्या है ये, है ना। नोट्स नहीं बनाना है इनका, सिर्फ आपको रीड करना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। आगे आते हैं भारत में जीएम फसलों के संबंधित विनियामकी फ्रेमवर्क क्या होंगे। इसके देखो जो विनियामकी फ्रेमवर्क होंगे वो देख सकते हैं यहाँ पर। पहला खाद्य सुरक्षा और मानक जो अधिनियम है 2006, ये FSSAI के मंजूरी के बिना जीएम खाद्य। ठीक है, आगे आनुवांशिक हेरफेर समीक्षा समिति, ये राज्य जैव विविधता या जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति को लेकर के ये आनुवांशिक रूप से संशोधित जो सजीव है उसमें संस्थाओं को सुरक्षा संबंधी जो उपकरण है उसको समीक्षा करेगी। राइट, तो यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क से कुछ पूछिएगा नहीं वैसे क्वेश्चन, इसको आपको नहीं पढ़ना है, फालतू का टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, इसको हटाना है, और ये वाला पॉइंट जो ऊपर था इसको भी यहाँ से हटाना है। ठीक है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो इतना टॉपिक यहाँ से नहीं पूछेगा डीप में। वैसे पूछेगा भी तो मैं आपको MCQs में क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर पूछेगा नहीं क्वेश्चन। आगे आते हैं जिला स्तरीय समिति, ये SBCC या आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति है GEAC को विनियामक दिशा निर्देश के अनुपालन या गैर अनुपालन के रूप में निरीक्षण जांच रिपोर्ट करेगी। ये बात तो आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC, इसके बाद उत्पत्ति कभी मंत्रालय इसका कौन है और इस पर उत्तरदायी कौन होता है। तो ये 3 बात आपको ऐसे पढ़ने हैं GEAC के बारे में। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट है। राइट, आगे संबंधित यहाँ पर सुर्खियाँ क्या क्या है। जीनोम संपादित यहाँ पर चावल है। भारतीय अनुसंधान परिषद ICR ने देश में पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित की है। इनके नाम DRR चावल 100, कमला और पूसा DHT1 चावल है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो उपलब्धि भारत को जीनोम संपादन तकनीकी में चावल विकसित करने वाला पहला विश्व का देश बताती है। ठीक है, चावल की एक किस्म CRISPR-Cas आधारित जीनोम संपादन तकनीक के उपयोग करके विकसित की गई। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बोलेगा CRISPR-Cas9 का उपयोग केवल यहाँ पर जो हम लोग जो जीन एडिटिंग है उसको लेकर के कर सकते हैं, है ना, जबकि यहाँ पर साग सब्जी या फिर जो चावल गेहूँ इसको लेकर के नहीं करेंगे, जबकि गलत हो जाए क्योंकि CRISPR-Cas9 यहाँ पर उपयोग किया गया चावल में, है ना, देख सकते हो ये। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं आपको। आगे देखते हैं चावल की नई जीनोम संपादित किस्मों के बारे में। DRR चावल 100 कमला, इससे यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चावल अनुसंधान IRR हैदराबाद ने विकसित किया है।
इस किस्म के विकास के लिए सांबा मैसूरी चावल के CKX2 साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जीन संशोधित किया गया है इसमें। आगे देखते हैं। वैसे चावल बाहर मार्केट में अवेलेबल है ना, वही सोच रहा था मैं, मार्केट में शायद 60 रुपीज़ किलो केजी के हिसाब से अवेलेबल है ये चावल। आगे आते हैं। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन जो यहाँ पर पौधों की वृद्धि और कोशिका विभाजन भूमिका बताता है, ठीक है, निभाता है। पूसा DHT चावल 1 इस किस्म का विकास ICR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली उसने किया था। ये MTU 1010 कॉटन डोरा सलारू नमक बारीक दानों वाली चावल की उन्नत किस्म होती है ये, ठीक है। इन दोनों किस्मों में कोई बाहरी DNA नहीं है, इसलिए यहाँ पर GM फसल नहीं माना जाएगा इनको। इंपॉर्टेंट बात है, नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इन जो चावल की किस्म है इसमें कोई बाहरी DNA नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनको जीनोम फसल नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपसे बोलेंगे जीनोम फसल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाहरी कोई DNA इसमें नहीं पाया गया है या नहीं इसमें प्रयोग किया गया है। आगे आते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति कब इसकी शुरुआत 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी, इसका 5 साल पूरा हो चुका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। इसका लक्ष्य यहाँ पर भारत की आनुवंशिक विविधता को मापन करना और इसमें 20 संस्थान को सहयोग से शामिल किए गए, राइट। उद्देश्य क्या होगा इसका? इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय आबादी में पाए जाने वाले जीन संबंधी विविधताओं की एक व्यापक सूची बनाना जो हमारी विविधता को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सके। डेटा संग्रहण इस प्रोजेक्ट में संबंधित डेटा को भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद हरियाणा में संग्रहित किया गया है। IBDC भारत का पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा भंडारण होगा जिसे DHT द्वारा अनुसमर्थन प्रदान किया गया। याद रखना पॉइंट ये। आगे आते हैं। जीनोम अनुक्रमण के लिए कुछ पहले हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडिजेन कार्यक्रम इससे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया था। वन डे वन जीनोम पहल इसे DBT द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अब से बोलेगा वन डे वन जीनोम प्रोग्राम जो है ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी मतलब जो डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी उसके द्वारा किया गया है ना, या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोल देगा या बोल देगा जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उसके द्वारा किया गया था। तो ऐसे करके आपको पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था। इसका उद्देश्य पूरे मानव जीनोम को खाका तैयार करना और उसका अनुक्रमण निर्धारित करना शामिल होगा, ठीक है। अगला है जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पर है 1 लाख, ये 1 लाख जीनोम का अनुक्रमण करने वाली इंग्लैंड की सबसे पहली पहल है, इंपॉर्टेंट है। ये बोलेगा जो 1 लाख जीनोम है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताता हूँ अभी मैं। इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य अफ्रीकी, एशियाई और यहाँ पर यूरोपीय वंश के समूह को 10 लाख से अधिक वर्ण विविधताओं को विश्लेषण करना, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा जीनोम अनुक्रमण के लिए यहाँ पर कुछ प्रमुख पहले थे उसके बारे में विचार करना है। पहली बात, वन डे वन जीनोम पहल इसे डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी DHT द्वारा किया गया था। तो गलत होगा क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT लिख सकते हो पॉइंट जो मैं बताता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको बोलेगा कि ये 1 लाख जीनोम का अनुक्रमण करने वाली जो पहल है ये अमेरिका की पहली पहल होगी। गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड की पहली पहल है। तीसरी बात देगा यहाँ से, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट होता है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसका उद्देश्य है कि पूरे मानव जो जीनोम है उसका खाका तैयार करना और उसका अनुक्रमण निर्धारित करना। ये बात करेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं संबंधित यहाँ पर सुर्खियां घटनाक्रम। इसमें यहाँ पर दे रहा है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें यहाँ पर जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में मच्छरों जैसे कीटों द्वारा फैलाने वाले यहाँ पर रोगजनक बीमारी जो होती है इसको रोकने के लिए और फसलों को हमला करने वाले कीटों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। GDT के बारे में, GDT मतलब जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। देखो ये यहाँ पर जैव इंजीनियरिंग की यहाँ पर तकनीकी होती है जो जीनों को एक तरह संशोधित करती है और वे समानता मेंडेलियन वंशानुक्रम को बदल देती है, ठीक है। मेंडेलियन वंशानुक्रम माता पिता के संतान होते हैं, उसके गुणों में समान आनुवंशिक रूप से स्थानांतरण पैटर्न को संबंधित होती है उससे। GDT जो है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ये किसी विशिष्ट जीन समूह की अपने पीढ़ी में स्थानांतरित होने की संभावना को समान से अधिक बढ़ा देती है। मुख्य घटक क्या होंगे? इसके मुख्य घटक जीन, Cas9 एंजाइम और क्रिस्पर, ये इसके मुख्य घटक हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा GDT के मुख्य घटक इनमें से कौन से रहेंगे? जीन, Cas9 एंजाइम या क्रिस्पर, तो सभी होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे। आगे आते हैं। ऑर्गन ऑन चिप OOC
ऑर्गेनोन चिप के बारे में विचार करना देखते हैं यहाँ से इसमें। इसके बारे में ये मानव के शरीर के जो वातावरण है उसकी नकल करने के लिए करके उपयोग किया जाने वाला एक सूक्ष्म स्तरीय सिस्टम होता है। ठीक है, ये मानव संगत 3D कल्चर मॉडल्स में एक है, जिसे यहाँ पर न्यू अप्रोच मेथड्स भी कहा जाता है। 3D कल्चर सिस्टम शोधकर्ताओं में एक ही प्लेट मानव अंग और रोग को पुनः बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तीनों बातें एक बार पढ़नी है, नोट्स नहीं बनाना है, एक बार पढ़ना है बात क्या बातें बोल रही है। ठीक है, हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाते बनाते आपका पूरा एक कॉपी तैयार हो जाएगी। नोट्स उसके बनाते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ के आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कार्यप्रणाली इसकी क्या होती है? इसी कार्यप्रणाली में कोशिकाओं सेल को चिप पर रखा जाता है और यहाँ पर ऐसे पॉलीमर की मदद से बढ़ने दिया जाता है जो मानव शरीर में वास्तविक ऊतक जैसा होता है, जिसमें यहाँ पर 3D संरचनाओं को थोड़ा विकसित हो जाती है। लाभ क्या होगा इसका? इसका लाभ होगा कि OOC जो है एक मानव संगत, नैतिक और लागत प्रभावी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जो सटीक दवा परीक्षण, रोग मॉडलिंग और व्यक्तिगत चिकित्सा में उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना है। आगे आते हैं RNA साइलेंसिंग। ये क्या है? जर्मनी के शोधकर्ताओं ने RNA साइलेंसिंग पर आधारित एंटीवायरल एजेंडा विकसित किया है। ये एजेंट क्यूकम्बर मोजेक वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है और भारत में CMW मतलब क्यूकम्बर मोजेक वायरस के संक्रमण की वजह से केले की खेती में 25 से 30% की उपज की हानि दर्ज की गई है। ठीक है, क्यूकम्बर मोजेक वायरस जो है इसके खिलाफ पादप जो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए उपयोग की गई तकनीकी जैसे होस्ट जो इंड्यूस्ड जीन है साइलेंसिंग ये और स्प्रे इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग ये। आपसे बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। होस्ट इंड्यूस्ड जीन और साइलेंसिंग होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग और स्प्रे इंड्यूस्ड साइलेंस जीन जो होता है जीन, इसके बारे में इसमें यहाँ पर विचार करना है इसके बारे में। और ये कौन सी तकनीक है, मतलब किस यहाँ पर फसल को लेकर के ये इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या लिखोगे? ये केले की फसल को लेकर के यहाँ पर इसमें जो वायरस से बचने के लिए तो इसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो। आगे देखते हैं और ये भी जो क्यूकम्बर मोजेक वायरस है यहाँ पर जो खेती है किसकी खेती को प्रभावित किया इसने, तो ये भी पॉइंट पूछ सकते हैं यहाँ से, तो दोनों बातें याद रखनी है। आगे देखते हैं इसमें RNA लाइसेंसिंग क्या है, सॉरी RNA साइलेंसिंग क्या है, लाइसेंसिंग बोल रहा हूँ मैं। RNA साइलेंसिंग वास्तव में जीन के कार्यों को नियंत्रित करने वाली एक प्रणाली होती है। ये विशिष्ट RNA के सीक्वेंस को नष्ट करती है और इस तरह के पादपों और अन्य जीवों को वायरस से बचाते हुए सहायक होती है। ठीक है, ये एक विशिष्ट जीन के कार्यों को पूरा करती है, पूरा करने तरीके से बंद कर सकती है। और RNA जो होती है साइलेंसिंग में लघु RNA मॉलिक्यूल्स जैसे siRNA या miRNA इसमें शामिल होते हैं और mRNA मैसेंजर से जुड़ सकते हैं। mRNA वह मॉलिक्यूल से जो DNA से प्रोटीन का निर्देश को संकेत देता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर RNA है ये क्या है, साइलेंसिंग लघु जो RNA होता है उसके मॉलिक्यूल जैसे siRNA या miRNA शामिल होते हैं और mRNA मैसेंजर से RNA से जुड़ जाता है वह मॉलिक्यूल DNA को लेकर के निर्देश संकेत प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये बात करेक्ट है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जब लघु RNA mRNA से जुड़ते हैं तो वे क्या करते हैं, mRNA को नष्ट कर देते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं बन पाता है, या mRNA को अवरुद्ध कर देते हैं जिसमें पर कोशिका का प्रोटीन बनने या बनाने के लिए प्रणाली उसमें संकेत प्राप्त नहीं कर पाती है। दो पॉइंट हैं जब RNA mRNA से जुड़ता है। तो आपसे बोलेगा जो mRNA है RNA से जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, एक यहाँ पर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग आगे प्रयोग के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात देखा, mRNA को अवरुद्ध कर देते, जो mRNA होता है इसमें कोशिका की प्रोटीन बनाने के लिए एक प्रणाली को संकेत देता है ना। तो ये दोनों बातें गलत हो जाएंगी, तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है। माइक्रो RNA miRNA के बारे में, माइक्रो RNA लघु प्रकार RNA के नॉन कोडिंग RNA होते हैं। ये कोशिकाओं के जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में मदद करती है। ये जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है और mRNA से जुड़कर उन्हें प्रोटीन में अनुवादित होने से रोककर फिर mRNA को नष्ट या समाप्त करता है। नाभिक में प्रोटीन RNA ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लिंग्स जो होते हैं इसके नियंत्रण करने के लिए कर, जबकि यहाँ पर माइक्रो RNA साइटोप्लाज्म में mRNA के ट्रांसलेशन और निम्नीकरण को लेकर नियंत्रित करता है। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये आपको रीड करना है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन किसी जीन में DNA अनुक्रम को mRNA में कॉपी करता है
और ट्रांसलेशन उस mRNA को डिकोड करके एक विशेष प्रोटीन में बदल देता है। सिर्फ आपको पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने, चीज़ों को पढ़ना है, क्या यहाँ पर चीज़ें बोल रहे हैं। नोट्स बनाने बोलेगा मैं खुद आपको बोल दूंगा कि पॉइंट लिख लो। मैगजीन से पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को हाईलाइट कर लो, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से एक बार पढ़ो और एक बार अपने मन में सोचो कि हाँ ये बात क्या है, राइट। तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये। आगे आते हैं पेंजीनोम। पेंजीनोम क्या है? पेंजीनोम हाई फिडेलिटी हाई-फाई सीक्वेंसिंग तकनीक की ये एक यहाँ पर एकल अणु रियल टाइम अनुक्रम तकनीकी SMRT है, जो दीर्घ पठन रीढ़ में अविश्वसनीय एकल अणु पठन सटीकता प्रदान करती है। ये जीनोम अनुक्रमण की तरह एक यहाँ पर दीर्घ पठन अनुक्रमण विधि होती है, राइट। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या है, देखो ये बोला है पेंजीनोम क्या होता है। पेंजीनोम जो है ये एक ही प्रजाति में कई जीवों जीनोम अनुक्रमण जो होता है उसका संग्रह होता है। इसके कुछ प्रमुख अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि कृषि फसल में, ठीक है, और कृषि की या इसकी सटीकता को जानने में। जैसे कि फसलों में कैसे करेंगे कि फसलों में रोग सहिष्णुता के साथ यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को लेकर विरुद्ध सहनशीलता के नए जो गुण होते हैं उसको शामिल करने में सहयोग करेगा। और चिकित्सा को लेकर के मनुष्य में रोगों के लिए जनसंख्या विशिष्ट अनुवांशिक जो मार्कर्स होते हैं उनकी पहचान करना और सहयोग करने के लेकर बताएगा। तो 2 बातें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो पेंजीनोम है ये हम इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। एक तो कृषि में है ना, और एक यहाँ पर चिकित्सा में कर सकते हैं। कृषि में कैसे करेंगे, यहाँ पे गुणों को शामिल करने को लेकर, ठीक है, परिवर्तन को लेकर। और चिकित्सा में कैसे, जनसंख्या विशिष्ट जो यहाँ पर अनुवांशिक मार्कर उनकी पहचान करने को लेकर ले सकते, जैसे कि ह्यूमन पेंजीनोम प्रोजेक्ट। 2 बातें नोट कर सकते हो पॉइंट, ठीक है। लिखोगे पेंजीनोम एक पॉइंट इधर ऐसे करके कृषि को लेकर और सटीक चिकित्सा को लेकर। कृषि में क्या है, सटीक चिकित्सा में क्या है, ऐसे करके बना सकते हो पूरा। सुकर जीन क्या है, सुकर जीन के बारे में, ये जीन एफ बॉक्स नामक जीन के यहाँ पर समूह को नियंत्रित करता है। ये जीन उस प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो स्वस्थ पराग के विकास में सहयोग करते हैं। सुकर और इसके एफ बॉक्स जीन बहुत तेजी से विकसित होते हैं। इसे यहाँ पर समझने में मदद मिलती है कि यहाँ पर पुष्पी पादप जो होते हैं पृथ्वी की इतनी तेजी से और सफलतापूर्वक विकसित होते हैं, जो डार्विन पुष्पी पादप है उसको तीव्र प्रकाश को लेकर अबोनिमृत मिष्टी कहा जाता है। वैसे ये नहीं पूछेगा आपसे, इसको हटाते हैं। ये पॉइंट आपको पढ़ना सिर्फ सुकर जीन के बारे में, ये क्या है, राइट। आगे आते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, ये लाल किला विस्फोट स्थल पर लेकर यहाँ पर पहचान किया गया था। डीएनए प्रोफाइलिंग को लेकर न्यूज़ में था, देखते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग जिसे डीएनए फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, ये वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के डीएनए में मौजूद यहाँ पर विशिष्ट पैटर्न का विश्लेषण करके पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये तकनीकी डीएनए में कई यहाँ पर नॉन कोडिंग क्षेत्रों में व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता के आधार पर आधारित होती है, जिन्हें वेरिएंट नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहा जाता है। नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको इसको रीड करना है, ठीक है। आगे इसकी प्रमुख विधियां हैं, इसके कुछ के नोट्स बनाने हैं। प्रमुख विधियों की मैं बताऊंगा। जिसके पहला बोला है कि शॉर्ट टेंडम रिपीट, ये केंद्रक में पाए जाने वाला एक छोटे दोहराए जाने वाले डीएनए अनुक्रम की जांच करता है। ये पॉइंट इसका नोट्स लिख सकते हो कॉपी में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसका उपयोग तब किया जाता है जब न्यूक्लियर डीएनए नेक्स्ट या क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये भी पॉइंट लिख सकते हो। वाई क्रोमोसोम पर मौजूद एसटीआर पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पिता से पुत्र को विरासत में मिलता है, और इसका उपयोग पैतृक पुरुष रिश्तेदारों को मिलान करके पुरुष पीड़ितों की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चौथा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज, ये क्या है, ये इसमें यहाँ पर डीएनए में एकल बेस अंतर होता है जो यहाँ पर व्यक्तियों के एक दूसरे के विशिष्ट बनाते हैं और जिनका मिलान व्यक्ति की जो व्यक्तिगत वस्तु होती है उसमें जैसे टूथब्रश आदि में साथ पहचान करने में कर सकते हैं। चारों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे मैचिंग करने दे देगा। शॉर्ट टर्म रिपीट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिन जो ये क्या है, तो इससे करके मैच करने दे देगा क्या इनमें से हो सकते हैं, राइट। ये इनके बारे में दे देगा कि ये क्या है, ये क्या है, चारों में से बोलेगा कौन सा सही है, चारों बारे में बताएगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। जंपिंग जीन, ये क्या है, देखो जंपिंग जीन यहाँ पर ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में। जंपिंग जीन डीएनए ऐसे होते हैं जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरह के जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। ये या तो खुद काटकर या दूसरी जगह पेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं, या अपनी प्रकृति जो होती है उसमें बनाई गई यहाँ पर नई जगह में रख सकते हैं। ये प्रक्रिया में जीन म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं और कोशिका में जीनोम डीएनए की मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं। मनुष्य में 50% से अधिक जीनोम इन्हीं ट्रांसपोजिशनल एलिमेंट से बना होता है। ये दोनों बातें यहाँ से, तीनों बातें ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लिखोगे आप जंपिंग जीन है ना, उसके बारे में
जंपिंग जीन, जा 1, 2 और 3, तीनों पॉइंट ऐसे करके आप नोट करोगे। आगे आते टॉपिक नंबर 1.2, कैमेरिन एंटीजन रिसेप्टर। ये क्या होता है देखते हैं। टी सेल, यहाँ पर है टी सेल कार्ड टी सेल थेरेपी जो है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कार्ड थेरेपी का उपचार की कार्य प्रणाली क्या होती है। इसकी कार्य प्रणाली यहाँ पर देख सकते हो, ये बताई जा रही है यहाँ पर, है ना। इसको आपको देखना है कैसे कैसे काम करती है, पूरे चक्कर के हिसाब से ऐसा, है ना, ये बना हुआ है। तो इसको आपको रीड करना है, देखना क्या है। यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। इम्यूनो एक्ट ने NEXCR19 थेरेपी बी सेल ब्लड कैंसर के लिए विकसित की है और IIT बॉम्बे द्वारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के तहत यहाँ पर विकसित कंपनी है। इस विकास में जैविक प्रौद्योगिकी विभाग DBT और यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद, इसने कंपनी को सहयोग किया है। ठीक है, बस पढ़ना है आपको, कोई नोट्स नहीं बनाना है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए एक कार्ड सेल थेरेपी जो है उसको मंजूरी दी, जिसका नाम क्या है, QARTEMI, कुरेटमी। ठीक है, ये कार कैमरिन एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी होती है। क्या होती है, इसमें यहाँ पर रोगी टी कोशिकाओं को रक्त से एकत्र करते हैं। ठीक है, रोगी के यहाँ पर टी कोशिकाओं के रक्त से उत्पन्न करते हैं, एकत्र करते हैं और प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित कर सकते हैं। इन टी कोशिकाओं में एक विशेष क्या होता है, रिसेप्टर होता है, डाला जाता है, जिसे यहाँ पर CAR कैमरिन एंटीजन रिसेप्टर का जिसे कहा जाता है। ये रिसेप्टर टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में और उन्हें प्रभाव को नष्ट प्रभावी तरीके से नष्ट करने में सक्षम बनाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कहीं से घुमा के नोट पूछ सकता है आपसे इसके बारे में, दोनों बातें आपको पढ़नी है, नोट भी कर लेना है थोड़ा थोड़ा शॉर्ट पॉइंट करके। इसे जीवित औषधि या लिविंग ड्रग माना जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। कार्ड सेल थेरेपी के लाभ और इनकी चुनौतियाँ क्या होती हैं। देखो, इनके लाभ क्या होते हैं, ये लंबे समय तक राहत देते हैं। ठीक है, और इनके व्यक्तिगत उपचार जो होता है, ये व्यक्तिगत उपचार इनका अधिक प्रभावी होता है और दुष्प्रभाव इसमें कम होते हैं। ठीक है, इनके कम समय में उपचार संभव हो जाता है, जैसे कि 45 दिनों में ये पूरा उपचार हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर इनकी चुनौती क्या चुनौतियाँ होती है कि साइटोकाइन जो सिंड्रोम होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जो पूरे शरीर में सूजन आती है। यहाँ पर एक चुनौतियाँ। एंटीजन एस्पेक्ट क्या होता है, इसमें यहाँ पर कुछ ट्यूमर खुद ही बचाने के लिए एंटीजन को खो देते हैं, जिससे यहाँ पर कार्ड जो कोशिकाएं ये पहचानती हैं, उसके कारण उपचार असर कम हो जाता है ना। ये चुनौतियों को छोड़ के ये पॉइंट तीनों आपको पढ़ना है कि कार्ड सेल थेरेपी के क्या लाभ होते हैं, तीनों लाभ आपको लिखना है। पॉइंट पूरा नहीं लिखना है, मैंने छोटे छोटे पॉइंट में समझा ना डीप में, वैसा पॉइंट आपको लिखना है। आगे आते हैं माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रोग क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर की लगभग प्रत्येक कोशिका में मौजूद होते हैं और 90% से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है जो यहाँ पर न्यूक्लियर DNA से अलग होता है और ये शरीर की ऊर्जा उत्पन्न करने में सहयोग करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक बनावट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग क्या होता है, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करते तो कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे यहाँ पर मरने लगती है, और जब अतिरिक्त मात्रा में कोशिकाएं मर जाती हैं तो शरीर में अंग प्रणाली विफल हो जाती है, जिससे यहाँ पर व्यक्ति की जान जा सकती है। ठीक है, पहचान में व्यक्ति की जान जा सकती है। और माइटोकॉन्ड्रियल रोग केवल माता से बच्चे की विरासत में मिलते हैं। चारों बातें इंपॉर्टेंट है, नोट करके बनाना है आपको। माइटोकॉन्ड्रियल रिसेप्टर जहाँ पर थेरेपी होती है MRT, उसके बारे में। ये क्या है, ये इन विट्रो फर्टिफिकेशन या फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर एक नया रूप होता है, IVF। इसमें यहाँ पर महिला के दुष्पूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल DNA mtDNA को डोनर महिला के स्वस्थ mtDNA से बदला जाता है। MRT उपचार में बनने वाले जो भ्रूण होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, इसमें बनने वाले जो भ्रूण होते हैं ये निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि एक पुरुष और एक महिला संभावित माता से न्यूक्लियर DNA तथा यहाँ पर एक महिला डोनर माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ठीक है, दोनों बातें याद रखना है। क्योंकि पैदा हुए बच्चे में 3 व्यक्तियों का DNA होता है, इसलिए यहाँ पर इसे 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है। याद रखना है 3 पेरेंट बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, आगे रखते हैं। तकनीक क्या होती है इसमें, तकनीक होती है MRT में अलग प्रकार की तकनीकी शामिल होती है, जैसे कि मैटरनल जो सिम्पल्स ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पर प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर आदि के यहाँ पर इसमें तकनीकी शामिल होती है। आगे देखते हैं, और ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो मैंने पॉइंट बताया वो पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे, स्टेम कोशिका क्या होती है? स्टेम कोशिका जो होती है वसा ऊतक से निकाली गई स्टेम कोशिका मनुष्य में देखे जाने वाले जो ऑस्टियोपोरोसिस संबंधी फ्रैक्चर है इसको ठीक करने में मदद करेगी। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जो हड्डियों को कमजोर और नाजुक बना देती है, ये याद रखना है, ठीक है। स्टेम कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। ये अवशेषीकृत कोशिकाएं होती हैं और ये शरीर के विकास के साथ नई कोशिकाएं प्रदान करती हैं और ये नई परिपक्व कोशिकाओं के निर्माण में बार बार विभाजित हो सकती है और ये नवीन परिपक्व कोशिकाओं में विशेष रूप से संपन्न होती हैं। मनुष्य में इन्हें प्रारंभिक भ्रूण, आंतरिक कोशिका, द्रव्यमान और भ्रूण गर्भनल, प्लेसेंटा के कुछ ऊतकों में और नई वयस्क अंगों में पहचाना जाता है। इनके कुछ प्रमुख प्रकार हो सकते हैं, देख सकते हो प्रमुख प्रकार इनके क्या क्या हैं। गैर भ्रूणी कायिक वयस्क स्टेम कोशिका जो होती है, ये से बताते हैं, ये क्वेश्चन नहीं, अब कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ से आगे आते हैं। ये पॉइंट देखते हैं। भ्रूणी स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं ये भ्रूण में निषेचन से 3 से 5 दिन के बाद प्रत्यारोपण से पहले पाई जा सकती है। इनमें आंतरिक कोशिका द्रव्यमान होता है जो मानव शरीर के सभी विशिष्ट ऊतकों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। प्रेरित यहाँ पर प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं, ये कायिक कोशिकाओं जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर त्वचा कोशिका, इसमें भ्रूण जिन को डालकर बनाई जाती हैं, इससे यहाँ पर ये वापस स्टेम कोशिका जैसी अवस्था बदल जाती है। दोनों बातें आपको पढ़ना है। वयस्क स्टेम कोशिकाएं, ये ऊतक या अंग में पाई जाने वाली अविभजित कोशिकाएं और उस ऊतक या अंग को विशिष्ट कोशिका प्रकारों के उत्पन्न करने के लिए विभाजित कर सकती है। प्रमुख यहाँ पर प्रकार हैं उसमें शामिल जैसे कि तंत्रिका स्टेम कोशिकाएं, इसमें त्वचा स्टेम कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, ठीक है। आगे आते हैं। संबंधित तथ्य यहाँ पर इसमें पशु स्टेम सेल बायोबैंक, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक का प्रयोगशाला उद्घाटन राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया है। पशु स्टेम यहाँ पर बायोबैंक के बारे में, यहाँ पर इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? इसमें मुख्य विशेषता इसकी होती है कि जो स्टेम सेल कल्चर होता है यूनिट 3D और यहाँ पर बायो प्रिंटर जो होता है, ये बैक्टीरियल कल्चर लैब और स्टोरेज जो होता है, ये इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। आगे इसका महत्व नहीं पूछेगा शायद, बाकी हटाते हैं, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपको ऊपर वाला पॉइंट पढ़ना था। फेरोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक, इसके बारे में फिर इसे फेरोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। ये यूनाइटेड किंगडम बायोबैंक मॉडल पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर इसे भारतीय विविधता के अनुरूप डिजाइन किया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य यहाँ पर कि रोगों को जल्दी पता लगाना, ठीक है। दूसरी बात, उपचार से अधिक सटीक तरीके से बनाना, राइट। मधुमेह, कैंसर और जो हृदय संबंधी रोग हैं, इसको दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के विकार को लेकर जटिल जो रोग है उसके उपचार में सहयोग करना, यहाँ पर इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें कवरेज दे रखा है। कवरेज यहाँ पर ये 10,000 व्यक्तियों का व्यापक जीनोमिक जीवन शैली युक्त यहाँ पर एक क्लिनिकल डेटा एकत्र करेगा। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ 3 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें आधिकारिक तौर पर फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस कहा जाता है। इसे 2023 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने शुरू किया था। उद्देश्य क्या होगा? ये यहाँ पर दीर्घकालिक डेटा समृद्ध अध्ययन है जो कई वर्षों तक व्यक्तियों के स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख सकता है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बट पढ़ सकते हो उसको, है ना। नोट्स नहीं बनाना है आपको, बस इसको पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फेनोम क्या है? फेनोम यहाँ पर देखो किसी कोशिका का ऊतक, अंग, जीव प्रजाति या फेनोटाइप दिखाई देने वाली विशेषताएं संपूर्ण समूह होता है इसका। फेनोटाइप किसी यहाँ पर जीव की दिखाई देने वाली एक विशेषता को कहते हैं, ठीक है। इसमें जीव की शारीरिक बनावट, रंग, कद, व्यवहार आदि शामिल होता है। क्या कहते हैं? अन्य संबंधित यहां पर सुर्खियां क्या होंगी? बायोकेमिकल मार्कर। इसमें बायोकेमिकल मार्कर के बारे में यहां पर इसका अर्थ क्या होता है? ये सूक्ष्म अणु जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल व लिपिड होते हैं। ये शरीर में चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं और चिकित्सकों द्वारा रोग जोखिमों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। आगे उदाहरण के लिए कोलेस्ट्रॉल परीक्षण का उपयोग हृदय रोग जोखिम का आकलन करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
आगे आते हैं नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, इसके बारे में उसमें बस उतने 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क ये भारत का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क होगा, अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था, जो भारत की बायो E3 नीति की पहल होती है उसकी पहली वर्षगांठ का प्रतीक बनाता था, ठीक है। बायो फाउंड्री एक स्वचालित सुविधा है जो DNA एसोसिएशन, जीन एडिटिंग और हाई थ्रूपुट बायो मैन्युफैक्चरिंग जो फ्लो होते हैं वर्कफ्लो उसको एकीकृत करके इंजीनियरिंग जो जीवों हैं उसकी तेजी से डिजाइन करने को लेकर अनुकूलित करेगा, ठीक है। बायो फाउंड्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क है, उसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट परियोजना को सफल प्रौद्योगिकी में बदलना, बायो E3 नीति का हिस्सा, इसे बायो इनेबलर्स रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट है इनका कार्य क्या होगा, ये यहाँ पर अनुसंधान गतिविधियों को विस्तार करेंगी। ये तीनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट करोगे और एक पॉइंट बायो फाउंड्री वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो 3 के बारे में, बायो 3 का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, इनको लेकर के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, इनके लेकर के यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी की रक्षा को लेकर के यहाँ पर क्षेत्र में भारत की पहली व्यापक नीति बताई है, ठीक है। लॉन्च किया गया था इसे यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने DBT ने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्ष्य क्या होगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्रांति लाना, जिससे सटीक बायो थेरेप्यूटिक्स, कार्बन कैप्चर और यहाँ पर उपयोग कार्यान्वयन, खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन जैसे क्षेत्र शामिल हो सकें। 3 पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट हैं और जो मैंने ऊपर बताया था वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे आते हैं 1.6.3 टॉपिक में, और ये लास्ट टॉपिक होगा 1 का, है ना, पहले का। डाइवर्स एपिजेनेटिक जो एपिडियोलॉजी पार्टनरशिप, देखते हैं इसके बारे में। एपिजेनेटिक्स क्या है, इस बात का देना कि यहाँ पर आपके व्यवहार, ये वैसे नहीं पूछेगा, हटाते हैं इसको। इसका प्रोजेक्ट देख सकते हैं क्या है। डीप जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य, ये नहीं पूछेगा, कुछ पूरा टॉपिक हटाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। आगे आते हैं 1 पॉइंट, अच्छा 1 तो पूरा हो गया आपका, 2 नंबर देखते हैं। देखो 2 नंबर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अब जो टॉपिक मैंने छोड़ा है, जैसे कि यहाँ पर ये टॉपिक कुछ यहाँ पर खास इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, MCQs में क्वेश्चन बनाऊंगा आपका, ठीक है। जो भी टॉपिक मैं पूरे छोड़ रहा हूँ वहाँ से आपके MCQs क्रिएट करूँगा वहाँ से, राइट। और अगर UPSC क्वेश्चन में बता रहा हूँ नहीं पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना कोई खास बात नहीं है। हमारे पास इन्वायरमेंट के और साइंस टेक्नोलॉजी के इतने सारे डेटा हैं कि क्वेश्चन सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन पूछेगा, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। और डेटा इतना सारा है कि यहाँ पर कहाँ से पूछेगा चीज़ें, तो इस वजह से लिमिटेड चीज़ों को हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। PT65 में भी लिमिटेड चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, एक पूरा कॉपी नहीं रेडी करनी है, अच्छा सा नोट्स बना के रखना है, कम से कम ये जो मैगजीन है इससे आकर 15 से 20 पेज का नोट्स, ठीक है। आ जाते हैं डी प्रोजेक्ट, ये भी नहीं पढ़ना है। आगे सूचना और प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, इसको लेकर के देखो यहाँ पर जो टॉपिक नंबर 2 है ये हम आपको आधा टॉपिक कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर टॉपिक थोड़ा बड़ा है जिसको आधा कराएंगे, बाकी जो पार्ट 2 लाएंगे उसमें आधा टॉपिक इसको कवर करेंगे और 3 नंबर टॉपिक को भी कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सीरियल से चलते रहेंगे, राइट। आते आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित यहाँ पर उदाहरण दे रखी है, जैसे कि AI है, AI के कुछ चरण दे रखे हैं, क्या क्या इनके चरण है, ठीक है। मशीन लर्निंग दे रखी है, इनकी क्या मशीन लर्निंग है, ठीक है। तो इसे पूरा इनका एक जो पहला पेज होता है इसमें स्टैटिक बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, क्या न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, लार्ज यहाँ पर जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है, और मल्टी मॉडल लार्ज जो लैंग्वेज होते हैं मॉडल्स ये क्या होते हैं। तो ये सब आपको रीड करने, छोटे छोटे डेफिनेशन है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको इनको रीड करनी क्या क्या ये होते हैं, माइंड में एक पिक्चर रेडी करना है, ठीक है। टॉपिक में आते हैं अगला 2.1.1, यहाँ से स्टार्ट होता है भारत जन। भारत जन के बारे में, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का अपनी तरह से पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल LLM है, ठीक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल है, इसमें यहाँ पर एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत वित्त पोषित प्राप्त करना होगा, ठीक है। इसे राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के तहत विकसित किया गया था, राइट। इसका कार्यान्वयन IIT बॉम्बे में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, फाउंडेशन फॉर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के लेकर माध्यम से किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको पढ़नी है। आगे देखते हैं, नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। नोट्स में बताऊंगा जिस चीज़ का उसका बनाना रहेगा। इसके प्रमुख 4 लक्ष्य हैं, जैसे कि भारत में केंद्रित फाउंडेशन है, इसका निर्माण करना, ठीक है।
भारत डेटा सागर यह यहाँ पर मॉडल निर्माण के लिए एक आवश्यक गुणवत्ता को लेकर भारतीय डेटा एकत्रित करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन को लेकर के यहाँ पर मार्गदर्शन टूल्स और यहाँ पर इसको सहयोग प्रदान करना और कौशल विकास क्षमता को निर्माण करना। तो कुछ इसके 4 प्रमुख लक्ष्य हैं ये, ठीक है। 4 प्रमुख लक्ष्य में आप लिख सकते हो, पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो नोट्स कि यहाँ पर जो LLM है इसके 4 कुछ लक्ष्य, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, सिर्फ ये मेन पॉइंट लिखना है ना, ये बस। आगे देखते हैं, बाकी पढ़ना आपको ये पूरा है, चारों पॉइंट। भारत में AI विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहल है, जैसे कि AI मिशन 2024 है, इसका क्रियान्वयन किया गया था, ठीक है। इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन इसके मिशन स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय AI पोर्टल स्टार्ट किया गया था, ठीक है। AI रिसर्च एनालिटिक को लेकर स्टार्ट किया गया था। तो बहुत सारे मिशन यहाँ पर स्टार्ट किए थे। कितने नोट्स बनाओगे आप? इसलिए नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको रीड करना है कि ग्लोबल पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस है ना, भारत इसका संस्थापक सदस्य। तो एक बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसका आप की पॉइंट कहीं पर लिख सकते हो नोट बना के, ठीक है, नोट लिखोगे, है ना। और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, हटाते हैं यहाँ से, आगे आते हैं। बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि सब डेटा यहाँ पर स्टैटिक दे रखा है और ज़्यादातर लोग सब पढ़ के जाएंगे, है ना। और UPSC को 7 लाख लोग को नहीं पास कराना, सिर्फ यहाँ पर 2000 का रिजल्ट देना है उसे, 2025 का। तो इस वजह से लिमिटेड चीज़ें हम लोग को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर न्यूज़ में है इंपॉर्टेंट है वो, बल्कि यहाँ पर देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन यहाँ पर पेपर में नहीं पूछे गए, है ना। हटाते हैं इसको, आगे आते हैं। अगला टॉपिक यहाँ से डीप फेक, इसको देखते हैं। यहाँ पर डीप फेक क्या है, परिभाषा। डीप फेक एक वीडियो, फोटो या ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है जो हमने यहाँ पर सुनने, वास्तविक और प्रतीत को लेकर देखते हैं। इसे यहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हेरफेर करके बनाया सकता है या बना क्या होता है। इससे वास्तविक और नकली कंटेंट के बीच अंतर का पाना कठिन हो जाता है, ठीक है। तकनीकी का उपयोग डीप फेक का जो डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके तो डीप फेक के यहाँ पर क्या कुछ अनुप्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मनोरंजन जगत में, ठीक है, फिल्मों को क्रिएटिव करके लाना, ई-कॉमर्स के क्षेत्र में कर सकते हैं इसको, संचार में भी यहाँ पर दूसरी भाषा बोलने या सब करने में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। तो यहाँ से इसके अनुप्रयोग याद कर सकते हो या पॉइंट लिख सकते हो इसके, है ना। आगे देखते हैं डीप फेक में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, क्या क्या इसकी प्रौद्योगिकियाँ हैं, है ना, इसको देखते हैं। तो आपको देखो सिर्फ रीड करना है, डीप फेक की क्या प्रौद्योगिकियाँ होती हैं, जैसे ऑटो एनकोडर क्या होता है, ठीक है, और एडवर्सरी क्या होता है, इनपुट डेटा क्या होता है, जनरेटर क्या होता है। यहाँ पर बस रीड करना है, आपको रीड करके आगे बढ़ना है, राइट। आगे आते हैं। और क्या पढ़ना है इसमें, ये हटाना है। अन्य AI सुर्खियों में घटनाक्रम क्या है, यो दे रखा है। बायोमोलिकुलर है, एक्यूमुलेटर, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। अल्फा जीनोमिक क्या है, ये एक नया AI मॉडल है जो बात का सटीक अनुमान लगाने और मदद करेगा और मानव DNA में होने वाले व्यक्तिगत म्यूटेशन परिवर्तन को कार्यों को लेकर हमारे स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है वो बताएगा, ठीक है। आगे अल्फाफोल्ड गूगल डीप माइंड, ये क्या है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। T2C2 सेल ये स्केल, ये क्या है, ये आपको देखना है, ठीक है। जो मैं बताता जाऊँ उसको आपको यहाँ से नोट बनाते जाना अपना, एक ये पॉइंट है, ठीक है। गूगल जिसे अल्फाफोल्ड में बताया, इसमें यहाँ पर गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित यह एक AI प्रोग्राम है जो अमीनो एसिड अनुक्रम को 3D संरचना में भविष्यवाणी करेगा। तो ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है, ये भी नोट करना है। प्रोजेक्ट यहाँ पर सनकैचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐड करना है, ठीक है। अगला है आयरनवुड में क्या है, गूगल ने हाल ही में अपना 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लॉन्च किया है। इसे आयरनवुड नाम दिया गया है और इसे AI मॉडल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया था, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। जीवंश यहाँ पर सोलो पैराडॉक्स, ये क्या, ये दुनिया भर में AI प्रणाली को बढ़ते उपयोग को लेकर के संदर्भ में जीवंश पैराडॉक्स को और सोलो पैराडॉक्स को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों हटाने, ठीक है। आगे आते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या होती है, देखो क्वांटम प्रौद्योगिकी जो आपका है, ये यहाँ पर क्वांटम जो यंत्र होता है, ये क्वांटम यंत्र जो होता है, ये स्पष्ट करती है कि अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं एक साथ कण के पदार्थ में एक छोटे टुकड़े में और तरंग में कैसे ऊर्जा स्थानांतरित करने वाला व्यवधान परिवर्तन दोनों के गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। क्वांटम किसी प्रकार की भौतिक की सबसे छोटी संभव विविध इकाई होती है। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक ने वर्नर हाइजेनबर्ग के कार के क्वांटम यंत्र की खोज को मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। तो ये सब स्टैटिक पॉइंट है, इसको पढ़ना है, राइट। आगे आते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी के प्रमुख सिद्धांत क्या हो सकते हैं, इसमें देखो सुपरपोजिशन, इंटरफेस और एंटेंगलमेंट, ये ठीक है,
ये आपके यहाँ पे इसके कुछ सिद्धांत हैं, ये कैसे काम करते हैं एक बार रीड करोगे तो यहाँ पर सिद्धांत आपको समझ आएंगे कि यहाँ पर ये किसी क्वांटम कण की वह क्षमता होती है जिसके तहत यहाँ पर वह मापन किए गए जाने तक ही समय तक अनेक अवस्था में रह सकते हैं। जबकि इंटरफेरेंस जो होते हैं ये एक कण के साथ एक से अधिक स्थानों पर हो सकते हैं और अधिक अपनी गति में पथ को लेकर के काटते हुए अपने मार्ग में हस्तक्षेप कर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, एंटेगलमेंट जो होता है कि दो कण एक प्रकार के आपस में जुड़ सकते हैं जिससे यहाँ पर उनकी अवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हो जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से देखना है ये क्या होते हैं। ठीक है, जो क्वांटम प्रौद्योगिकी के उपयोग जो सिद्धांत हैं इसके ये क्या क्या हो सकते हैं। प्रमुख अनुप्रयोग है जैसे कि यहाँ पर सिमुलेशन, जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर के, चिकित्सीय इमेजिंग को लेकर के, क्वांटम रसायन को, नए टीकों का दवाओं का विकास करना। ठीक है, और संचार को लेकर के, ठीक है, संवेदीकरण माप विज्ञान को लेकर के और सामग्री उपकरण को लेकर के कैसे यहाँ पर काम कर सकता है, इनके अनुप्रयोग है ये। तो अनुप्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, उपयोग अनुप्रयोग और यहाँ पर इनकी जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और किस लिए यहाँ पर बनाई जाए, यहाँ पर क्या इनकी उपयोगिता है, तो ये सब पॉइंट पता होना चाहिए आपको क्या इनके अनुप्रयोग हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी क्या से जो क्वांटम प्रौद्योगिकी के जो हैं अनुप्रयोग इनमें से कौन से नहीं है। ठीक है, तो बोलेगा ऐसे करके कुछ पॉइंट देगा तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं, सब स्टैटिक पॉइंट है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना नहीं मेरे को या फिर कुछ घटाना नहीं इसमें, तो पूरा पूरा आपको यहाँ से पढ़ना होगा। आप नोट कर सकते हो पॉइंट को कि प्रमुख अनुप्रयोग कौन कौन से 1 2 3 4 है ना, पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हो। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2025 पृष्ठभूमि के देखते हैं ये क्वांटम प्रभाव को जो यहाँ पर सूक्ष्म स्तर पर प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये व्यापक पैमाने पर उदाहरण के लिए यहाँ पर जो क्रिकेट बॉल जैसी यहाँ पर रोजमर्रा की वस्तुएं उसमें लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार उन प्रयोग के सम्मान करता है जिन्होंने प्रदर्शित किया था कि क्वांटम परिघटनाएं जैसे कि ऊर्जा प्रमाणीकरण या क्वांटम जो टनलिंग होती है उसके लेकर कई कण को यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं हटाते। इसका जो क्वांटीकरण है ये देखते हैं, ऊर्जा का क्वांटीकरण ये क्या होता है, ये थोड़ी सी पॉइंट है। ऊर्जा का स्तर इस पर कण ऊर्जा को असतत पैकेट में उत्सर्जित करते हैं जिन्हें क्वांटा जाता है। ठीक है, इसी तरह से परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु जैसे कण केवल कुछ निश्चित ऊर्जा क्षेत्रों में ही मौजूद हो सकते हैं, उनके बीच में नहीं। इस परिघटना को ऊर्जा का क्वांटीकरण कहा जाता है। ऊर्जा का क्वांटीकरण कैसे कहते हैं, तो ये पॉइंट आपको दोनों पढ़ने हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, क्वांटम टनलिंग यहाँ पर देखो बना रखा है इन्होंने, फिगर भी बना रखा है, उसके बारे में दिखाया है क्वांटम टनलिंग क्या होता है ना। जब अजीब व्यवहार जिसे क्वांटम टनलिंग कहा जाता है सूक्ष्म पैमाने पर होता है, राइट, ये अजीब व्यवहार आगे देखते हैं। कुछ वैसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन यहाँ से, तो क्वांटम टनलिंग से जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको PT65 जो MCQs बनाऊंगा वहाँ पे बना दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता जाऊँ, अगर बनता है क्वेश्चन तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से आपको क्वेश्चन करूँगा तब। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण रेडियोधर्मी 6 है, जहाँ परमाणु नाभिक का एक हिस्सा अपने संभावित जो अवरोध होते हैं उसके माध्यम से सुरंग बनाकर बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि अल्फा श्रेय में 6 में देखा जाता है। प्रयोग वैसे कुछ हटाते हैं टॉपिक को, कुछ खास वहाँ पे नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट इतना। आगे देखते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ पर क्या है, इसमें मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर और संरचना को नेटवर्क पर तैनात किया जाता है जो क्वांटम सुरक्षित संचार में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करती है। ये प्रदर्शन ये जो कुछ खास ये भी नहीं दिख रहा है, हटाते हैं, इंपॉर्टेंट नीचे पॉइंट देखते हैं कुछ और। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन GKD ये क्या है, ठीक है, वो हटाना, ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, GKD डेटा संचार के लिए उपयोग की जाने वाली एक एन्क्रिप्शन की सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने को लेकर क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर काम करेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा QKD जो है ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का एक उदाहरण है, जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के क्वांटम एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है इसे। दोनों पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, एंटेंगलमेंट आधारित QKD की लाभ क्या हो सकते हैं, इसकी कार्यक्षमता क्या है, और जासूसी का पता लगाने के लिए ये बता सकते हैं क्या इसका कार्यक्षमता होगी, क्या इसका जासूसी का पता कैसे लगाएंगे, और फ्री स्पेस यहाँ पर कैसे तकनीकी महंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकते हैं और कैसे सस्ते हो सकते हैं, उनको लेकर के लाभ बताएगा। ठीक है, तो ये दोनों 3 पॉइंट ये और 2 पॉइंट आपको ये बस इतना पढ़ना है आपको यहाँ से इस टॉपिक से। अन्य घटनाक्रम जैसे नेशनल क्वांटम मिशन है, इसमें स्टार्टअप्स ने विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को अवसर पर 25 क्यूबिट वाला अतिचालक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया था। ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में था। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन के बारे में लक्ष्य क्या है इसका, देश में वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और उनको पोषित करना और उन्हें आगे बढ़ाना, साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकी QT क्षेत्र में एक सशक्त और नवाचारी इकोसिस्टम को निर्माण करना। ये पहल प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी
और नवाचार जो सलाहकार परिषद है उसके अंतर्गत संचालित 9 पहलों में से एक है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होगी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगी। उद्देश्य क्या होगा मिशन का? क्वांटम संचार नेटवर्क करना, 2000 किलोमीटर तक विस्तारित करना, क्वांटम कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाना, ठीक है, और मैग्नेटोमेट्री जो परमाणु घड़ियाँ होती है उसका सटीक मापन करना और क्वांटम सामग्री को डिजाइन करना। तो यहाँ पर ये पूरे पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, पूरे पॉइंट आपको नोट करना है इसके, ठीक है। मिशन में 4 थीमेटिक हब्स टी हब्स स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। जैसे कि कौन कौन सा? एक तो यहाँ पर कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और संवेदन माप विद्या, मेट्रोलॉजी और यहाँ पर सामग्री उपकरण, ये 4 आपको हब भी लिखने हैं इसमें, ठीक है। क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग है, ये क्या है? इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर इसने सत्यापन को लेकर के कहाँ से पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, बताता हूँ मैं। हाँ, ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो विश्व के सबसे अति शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तुलना में 13,000 गुना तेजी से काम करता है और इसकी परिणाम को सत्यापित करता है। ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है, इसे व्यवस्थित डेटा क्वांटम इकोज एल्गोरिथम का पता लगाया और इससे यहाँ पर एंटेंगलमेंट के माध्यम से सूचना प्रतिबद्धरण को सिद्ध करता है। ये 2 बात आपको पढ़ना है, ठीक है, नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको रीड करनी बात है। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट आपको लिखने होंगे। जैसे कि परिभाषा, ये क्वांटम प्रणाली सूचना के तीव्र प्रसार को संदर्भित करती है। इसमें वह स्थानीय मापन के लिए पहुंच बाहर हो जाती है। कार्य प्रणाली क्या होगी इसकी कार्य प्रणाली होती है, ये एंटेंगलमेंट के माध्यम से क्वांटम डेटा के कण को बीच वितरित करेगा और इससे सूचना मिटती नहीं, जिससे यहाँ पर बल्कि पूरे सिस्टम में छिप जाती है। सदस्यता क्या होती है? ये जल में फैलने वाली सही एक बूंद की तरह होती है, जिसमें यहाँ पर प्रारंभ में 1 क्यूबिट संग्रहित सूचना कई यहाँ पर क्यूबिट्स के बीच वितरित हो जाती है। इसका महत्व क्या होगा? महत्व यहाँ पर एक सत्यापन युग क्वांटम श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है और क्वांटम प्रौद्योगिकी की समझ को बढ़ाता है। ये इतना पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने हैं, लिखने अपनी कॉपी में, ठीक है, बाकी कुछ ऊपर से नहीं पढ़ना है। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज, देखो इसके बारे में देखते हैं। ये भारत का क्वांटम सुरक्षा चिप है, इंपॉर्टेंट बात है। QSIP क्वांटम प्रमाणित यादृच्छिका एक क्वांटम कंप्यूटर से प्राप्त यादृच्छिका संख्याएं प्रदान करता है। इसका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये साइबर खतरों के लिए भविष्य के क्वांटम हमलों को सुरक्षा की सुनिश्चित करेगा। तो ये आपको कवर करना है। अगला जो टॉपिक होगा 2.3 को हम लोग कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। 2.3 को कवर करेंगे पार्ट 2 में, और उसमें से 2.3 से लेकर के आपको पूरा 3 नंबर टॉपिक भी हम कवर करेंगे। 2 तो पूरा करेंगे इसको, उस 3 नंबर के जो आगे पॉइंट आएंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो 2 और 3 जो बचे हुए वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे आगे, ठीक है। पार्ट 1 में आज आपको इतना करना है और जितने मैंने पॉइंट बताया पॉइंट आपको लिखना है और लिख के अपनी कॉपी में नोट्स बनाने, उनको लर्न भी करना है, ठीक है। बाकी इसके MCQs लेकर आएंगे कल, तो कल हम लोग इसके MCQs भी करेंगे, ठीक है। एंड करते हैं से इसको, कोई डाउट रहेगा अपनी नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैगजीन टेलीग्राम से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी मैं अपलोड कर दूंगा मैगजीन, ये वीडियो डाल दी, वहाँ से आप मैगजीन भी डाउनलोड कर पाओगे। आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो या मार्केट से ऑर्डर भी कर सकते हो, दोनों आपको जो ठीक लगेगा वो।